हाँ तो बच्चों, अब हम अगली जो व्यंग कथा है वह है पहचान, उसे पढ़ेंगे। पहचान में जो लेखक बता रहा है कि राजा को ऐसी प्रजा पसंद है जो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है और ना देख सकती है, और जो कुछ बिना बोले, बिना सुने और बिना देखे की पहचान कर सच्चाई, भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें जोड़कर संगत को और भी जरूरी ठहराया गया है। इसे छद्म प्रकृति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। अर्थात जितने भी उत्पादन के साधन हैं, जितने भी तरक्की के साधन हैं, सब पर जो नेता है वह अपनी पकड़ बना लेता है। वह लोगों को यह आश्वासन देता है, यह विश्वास दिलाता है कि वह उनके जीवन को स्वर्ग जैसा बना देगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर, झूठ बोलकर अपने जीवन को ही स्वर्ग में बना लेता है, और जो सारी जनता होती है भोली भाली, उसे कभी इकट्ठा नहीं होने देता। उन्हें इस भुलावे में रखता है या इस धोखे में रखता है कि यह उनकी सफलता का राज है। लेखक ने बताया कि एक राज्य की बात उदाहरण द्वारा बताते हैं कि एक बार राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। ऐसा करने से उनके राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि ना वे किसी को दुखी देखेंगे और ना ही वे खुद दुखी होंगे। सभी लोगों ने ऐसा ही किया और सारा काम आंख बंद करके वे लोग करने लगे। इस बात में कोई व्यंग नहीं है, ये सच्चाई की बात है, बिल्कुल 100% कि जो काम था वह पहले से ज़्यादा अच्छा होने लगा और पहले से ज़्यादा भी होने लगा, अधिक होने लगा। खुश होकर और लालच में आकर राजा सोचने लगा कि क्यों ना प्रजा के कान भी बंद करवा दिए जाएं ताकि उत्पादन और बढ़ा सकें। मतलब जो राजा है उसका लालच बच्चों दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और वह भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। अगली व्यंग कथा है हमारे चार हाथ। ये जो चार हाथ व्यंग कथा है यह पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है कि किस प्रकार पूंजीपति लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। पूंजीपति भांति भांति के उपाय करके, मतलब तरह तरह के उपाय करके मजदूरों को पंगु बना देते हैं। पंगु बना देना, अपाहिज बना देना। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न कर देते हैं और उसे छिन्न भिन्न करने के नए नए प्रयास जो है करते रहते हैं, नए नए प्रयत्न करते रहते हैं, और अंततः अंत में उनकी अस्मिता ही समाप्त कर दी जाती है। मतलब जो मजदूर हैं उनका अस्तित्व ही मिटा दिया जाता है। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वे मिल के कल पुर्जे बन गए हैं। मिल के कल पुर्जे बन जाना मतलब मशीनों के छोटे छोटे पुर्जे बन जाना, और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार है। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। लेखक कारखाने के मालिक का उदाहरण देते हुए एक बार एक कारखाने के मन में विचार आया कि यदि सारा संसार एक कारखाना हो जाए और सारी जनता मजदूर हो जाए और कारखाने में भी आदमी बनने लगे तो उत्पादन कितना बढ़ जाएगा। इस प्रकार कितना आनंदित हो जाएगा उस मिल मालिक का जीवन, क्योंकि भाई जितनी उसकी मजदूर फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी बढ़ेंगे, और जब आदमी बढ़ेंगे तो उसका कारोबार बढ़ जाएगा। बस यही सोचते हुए उसने ना जाने किन ख्यालों में वह खो जाता है और रात ही रात तिजोरियां भरने की सोचता रहता है। अर्थात पूंजीपति जो लोग होते हैं वह मजदूरों को खून चूस चूस कर सारा पैसा अपने लिए साझा। इसमें उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र जो है वह किसानों की जमीन और उत्पाद पर जमती है। जब पूंजीपति जो लोग हैं, जब उन्होंने उद्योगों को अपने कब्जे में ले लिया तो उसके बाद उनकी नज़र जाती है किसानों की ज़मीन पर। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को साझा खेती करने के तरीके बताता, झांसा देता है और उसकी सारी फसल हड़प लेता है। किसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। यह हाथी कोई और नहीं है, मतलब हाथी के माध्यम से उस पूंजीपति वर्ग पर व्यंग किया गया है, बल्कि समाज का धनाढ्य मतलब धनी व्यक्ति है।
और प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो मतलब जिसके प्रभुत्व में सारे कार्य हो रहे हैं, जो किसानों को धोखे में डालकर उनकी सारी मेहनत हड़प कर जाता है। यह कहानी आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों की भी पड़ताल करती है। इसमें बताया है लेखक ने कि प्रभुत्वशाली लोग किसान को झांसा देते हैं और डराते हैं कि तुम अकेले खेती नहीं कर पाओगे, तुम सांझे में खेती करोगे तो कुछ कमा पाओगे, अन्यथा भूखे मरोगे। इससे पूर्व मतलब पहले किसान और कई सामर्थ्यवान लोगों के साथ खेती कर चुका है। इन लोगों ने किसान की पूरी फसल हड़प ली थी और किसान तभी से दुखी था और वह खेत कर कतरा रहा था, डर रहा था। इतने में प्रभुत्व संपन्न लोग किसान से सांझे की बात करने आए तो किसान डर गया। किसान के परिश्रम से जब तो किसान हाथी को ले आया ताकि फसल बराबर जाए। इस पर हाथी ने बिगड़ते हुए कहा, अपन पराया मायने नहीं रखता, हम दोनों ही इसके मालिक हैं, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, ये समस्त पृथ्वी जो है ये हमारा परिवार है, आओ मिलकर गन्ने खाएं। किसान कुछ कह पाते तब तक हाथी ने एक गन्ना तोड़ा और बोला, चलो खाएं। गन्ने का एक सिरा किसान के मुंह में और दूसरा हाथी के सूंड में। जब गन्ने के साथ साथ किसान भी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। अर्थात बच्चों, पूंजीपति लालच देता है कि जो कमाई होगी वह आधी आधी होगी, लेकिन धीरे धीरे सारी कमाई पर पूंजीपति वर्ग जो होता है वह अपना अधिकार जमा लेता है। हर किसान को इसमें कुछ भी नहीं मिल पाता है। धन्यवाद।